जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में आपको बताने वाले हैं आईटीएस सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया गया है, नियमित से कवर किया गया है, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, जो कि मैंने 1 से लगाकर 20 तक मैंने आपको बता दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है। देखिए साथियों, दशमलव नंबर को किसी भी आप पद्धति में बदलते हैं, तो जिस पद्धति में आपको बदलना होता है उसके आधार पर आप क्या करते हैं, उसके आधार का आप भाग दे देते हैं। जैसे कि यदि आपको बाइनरी में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 2 से आप क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। और यदि आप साथियों यहाँ पर ऑक्टल की बात किया जाए कि ऑक्टल में बदलने के लिए हम किससे भाग देंगे, तो ऑक्टल में बदलने के लिए हम 8 से भाग देते हैं। और यही जब बात किया जाता है हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल के यदि बदलने की बात किया जाता है तो 16 से भाग देते हैं। अब साथियों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि दशमलव को 4 से भाग दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर बी दिया गया है कि दशमलव को 4 से यहाँ पर गुणा किया जाता है। और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है कि दशमलव को 2 से विभाजित किया जाता है, मतलब कि भाग दिया जाता है। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो एक वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव बीसीडी प्रणाली का उपयोग करके क्या उद्देश्य है, मतलब कि उपयोग करने का इसका उद्देश्य क्या होता है। देखिए साथियों, कोई भी आप सिस्टम आप ले लें, वह जो होता है डाटा को स्टोर जो करता है वो दो ही प्रणाली में करता है, एक आपका शून्य में करता है और एक आपका एक में करता है। तो शून्य और जो एक होता है इसी के रूप में क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है। और जो शून्य और एक होता है इसी के रूप में आपका स्टोर करता है, और इसी पर जो आपको देखने को मिलता है, रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि डाटा इनपुट जो होता है ये जो संग्रहित करता है, ये बीसीडी नंबर का ये काम होता है। किसका काम होता है, बीसीडी नंबर का काम होता है, जो कि यहाँ पर पूछा भी गया है क्वेश्चन में कि बाइनरी कोडेड दशमलव बीसीडी प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य ये होता है कि जो डाटा होता है उसको संग्रहित करे, क्या करे, इनपुट करे। तो ऑप्शन में जो यहाँ पर दिया गया डेटा इनपुट संग्रहित करना, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करता है। अब यहाँ पर तालिका को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए इंडिकेट किया जा रहा है और यहाँ पर भी ए, और यहाँ पर दोनों को क्या किया जा रहा है, y बराबर आप यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपको ए बी प्राप्त हो रहा है। तो उसी के अनुसार यहाँ पर जो है आपको जो यहाँ पर कोड दिए गए हैं, जो गेट यहाँ पर दिया गया उसको संदर्भित करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, शून्य और शून्य क्या हमको प्राप्त हो रहा है, शून्य प्राप्त हो रहा है। और एक और शून्य हमको क्या प्राप्त हो रहा है, शून्य प्राप्त हो रहा है। और शून्य और एक हमको शून्य प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर एक एक हमको यहाँ पर एक प्राप्त हो रहा है। अब इन दो चीजों को आप ध्यान से देखिए, आप आसानी से समझ पाएंगे इसको। और यहाँ पे ऊपर वाले को, दोनों समान संख्या है, शून्य और शून्य एक समान संख्या है, तो हमको यहाँ पर समान संख्या प्राप्त हो रही है। और नीचे आप देखिए यहाँ पर एक है और एक है, तो यहाँ पर हमको क्या पर है, दोनों यहाँ पर समान संख्या है, तो हमको यहाँ पर समान संख्या प्राप्त हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक है और यहाँ पर शून्य है, तो हमको यहाँ पर असमान संख्या प्राप्त हो रही है। और सेम आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, शून्य और एक है, तो यहाँ पर हमको असमान संख्या प्राप्त हो रही है। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि यहाँ पर जो दोनों इनपुट यहाँ पर दिया गया है, जिसमें हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो समान संख्या उससे हमको क्या प्राप्त हो रहा है, समान संख्या हमको, मतलब कि समान इनपुट हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, इसमें जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लॉजिक गेट का संदर्भित करते हैं, मतलब ये किस गेट को जो इंडिकेट करता है, तो ये आपको करता है साथियों एंड गेट को करता है। और जब यहाँ पर एंड गेट को आपसे पूछ दिया जाए कि इसका कैसे बनाया जाता है, ये तो आपका तालिका हो गया, लेकिन आप इसको यहाँ पर कैसे बना पाएंगे, तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक एरो खींचना है। इसके बाद आपको ऐसे यहाँ पर लेके आना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो गई, यहाँ पर टेढ़ा हो गया, लेकिन आप सही से बनाइएगा। और इसके बाद आपको ऐसे खींचना है और यहाँ पर ए, और इसको ए और यहाँ पर बी से दर्शा दीजिए। और यहाँ से आपको जो यहाँ पर प्राप्त होता है y बराबर ए बी, ये आपको इंडिकेट कर देना है, क्या करना है, यहाँ पर दर्शा देना है। तो ये जो आपका हो जाएगा, किसका हो जाएगा साथियों, एंड गेट का हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और परीक्षा में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24,
जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है। जो सीआरओ होता है उसके द्वारा आप किस मात्रा को माप सकते हैं। देखिए, सीआरओ के द्वारा आप केवल केवल आवृत्ति ही माप सकते हैं। वोल्टेज और धारा के जो आरएमएस एवरेज पीक टू पीक होते हैं, ये वोल्टेज आप इसको माप सकते हैं। लेकिन जो प्रेरकत्व और प्रतिरोध और शक्ति गुणांक होता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं माप सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सीआरओ द्वारा किस मात्रा को आप माप सकते हैं। तो इसमें आपका जो आवृत्ति दिया गया, इसको आप माप सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको प्रेरकत्व और प्रतिरोध और यहाँ पर शक्ति गुणांक देखने को मिल जाता है, इसको आप बिल्कुल माप नहीं सकते हैं। और यहाँ पर आवृत्ति के बाद और भी जो यहाँ पर मापा जा सकता है, ये साथियों वोल्टेज को, धारा को और यहाँ पर जो आपका पीक टू पीक वोल्टेज होता है, उसको आप माप सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, एससीआर का जो मुख्य काम होता है, वो होता है रेक्टिफिकेशन का। रेक्टिफिकेशन का इंडक्शन मोटर का गति नियंत्रण में काम में आपका लिया जाता है इसको। अब यहाँ पर यदि चित्र की बात किया जाए, तो इसका जो यहाँ पर फिगर बनाया जाता है, कुछ इस प्रकार बनाया जाता है, ध्यान से देख लीजिएगा। ये भी डायोड की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाती है, थोड़ी सी अलग देखने को मिल जाती है। ये आपका हो गया डायोड। लेकिन अब यहाँ पर एक एरो इस तरह यहाँ पर खींचा होता है, जिसको गेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गेट बोला जाता है। और ये आपका एनोड हो जाता है और नीचे ये आपका जो हो जाता है कैथोड हो जाता है। अब साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिल जाता है, इसमें टर्मिनलों की जो संख्या होती है 3 होती है और जंक्शनों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है और परत कितनी होती है? 4 होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको जो है परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर बनाकर पूछा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, हर एक क्वेश्चन आपको बताते जा रहे हैं विधिवत ढंग से, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है कि चर प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर चर प्रतिरोध जो R1 दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर R1 आपको इंडिकेट करता हुआ देखने को मिला है, इसका यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका यहाँ पर कार्य पूछा जा रहा है कि इसका कार्य क्या है? तो साथियों यहाँ पर जो आपको यहाँ पर प्रतिरोध देखने को मिल जाता है आर्य, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें एक जो ट्रायक होता है और एक आपका डायक होता है, जो कि यहाँ पर चित्र में आपको एक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक ट्रायक है और यहाँ पर आपको जो देखने को मिला है डायक। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इंडिकेट करके दिखा देता हूँ। चित्र यहाँ पर क्लियर नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा होगा। तो ये आपका एक कोई देखने को मिल जाता है ट्रायक और यहाँ पर आपको एक डायक देखने को मिल जाता है। और इसी के आधार पर जो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो आता है साथियों, 2 आपका यहाँ पर कंडीशन होती है, जो इसमें आपका दिखाया गया है कि ये जो दोनों आपको थाइस्टर जो है देखने को मिल जाते हैं, इसके अंतर्गत इसको ऑन करने के लिए ट्रिगर की भी आवश्यकता होती है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में आपको ट्रिगर करने का यहाँ पर दिया गया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रिगरिंग जो आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर इसी के अंतर्गत ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रेस दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ी-सी बताने में दिक्कत हो रही है। लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें केवल ये पूछा जा रहा है कि चर प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है? तो R1 का जो यहाँ पर इंडिकेट किया गया साथियों, इसका कार्य क्या होता है? यहाँ पर ट्रिगर करने के लिए। ऑप्शन में कौन-सा दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए, ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो दिया गया है क्वेश्चन में, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? अब यहाँ पर देखिए, फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। यहाँ पर जो C1 कह रहा है, यहाँ पर C1 जो इंडिकेट किया गया यहाँ पर किया गया और जो L1 है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसी चीज़ को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको बोला जाता है ट्यून्ड सर्किट। क्या बोला जाता है साथियों? ट्यून्ड सर्किट। और जो यहाँ पर C इंडिकेट किया जा रहा है, इसको साथियों क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कैपेसिटर। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें जो यहाँ पर इसको जोड़ने की बात किया गया, तो इसलिए इसको यहाँ पर जोड़ा जाता है पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए। मतलब कि पॉजिटिव फीडबैक देने का जो काम करता है, वो ट्यून्ड सर्किट में जो कैपेसिटर होता है और जो इंडक्टर होता है, ये दोनों आपस में समांतर में जुड़कर ये जो होते हैं, ये पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। तो ये आपका जो सही हो जाता है, देखिए ऑप्शन में कौन-सा दिया गया है? तो ऑप्शन में यहाँ पर सकारात्मक फीडबैक मतलब कि पॉजिटिव फीडबैक, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको जो देखने को मिल रहा है, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए साथियों, जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है सबसे अधिक पाई जाती है, उसको क्या बोला जाता है? चालक बोला जाता है। और यदि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल नहीं पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अचालक बोलते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, और जिसमें जो थोड़े-मोड़े जो है यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसको बोला जाता है अर्धचालक। अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसके रूप में सामग्री के करने के लिए मापदंड क्या होता है? तो देखिए, इसमें अर्धचालक इसको जो बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, बहुत ही कम, मतलब कि इसमें जो बहुत ही कम यहाँ पर थोड़े-मोड़े जो पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उसको बोला जाता है। लेकिन जब यहाँ पर चालक की बात किया जाता है, तो चालक में ऊर्जा जो होता है आपका 0 अंतराल वोल्ट होता है, और अचालक में कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और अर्धचालक में कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका माना जाता है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हमारा कौन-सा दिया गया है कि परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व है। ये हमारा बी ऑप्शन जो दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन गए परीक्षा के अनुसार बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, इसमें बोरान होता है, ठीक है? क्या होता है? बोरान होता है। पी टाइप अर्धचालक सामग्री बनाने के लिए जो इसमें होता है त्रिसंयोजी पदार्थ होता है, इसमें त्रिसंयोजी पदार्थ की आवश्यकता होती है, जिसमें आपका पहला बोरान आ जाता है, जो कि ऑप्शन में पहले ही दिया गया, तो आप इसको सही मानेंगे। लेकिन इसके साथ-साथ और भी 2 ऑप्शन को ध्यान रखिएगा। इसमें जो बोरान आता है, इसके बाद एल्युमीनियम का भी नाम आता है, और यहाँ पर तीसरा जो हो जाता है, इसको इंडियम बोला जाता है, और एक और इसमें होता है साथियों, जिसको गैलियम बोला जाता है। ये आपके 3-4 आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो बोरान दिया गया ऑप्शन में, ये आपका ए दिया गया, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि प्रवर्धन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनत की आवश्यकता होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें साथियों जो होता है बेस नेगेटिव, एमिटर पॉजिटिव और कलेक्टर नेगेटिव की आवश्यकता होती है, जो कि इसमें आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, ऐसे ही आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और इस तरह की नए-नए आप क्वेश्चन डेली पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखेगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबाइए और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।